इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहां से मिला था हम लोगों को? ओम्स लॉ में, जिसमें क्या था V इज इक्वल टू आई आर। तो बेसिकली ये R है क्या, हमें ये चीज पढ़नी है। तो इसका मतलब क्या होता है कि कॉलिजन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन विद द एटम्स आयंस ऑफ द सेम कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। देखो होता क्या था कि जब हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि हमारे पास ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में यहां पर ये एटम्स हैं, कुछ हमने एटम्स लिए हैं ये इस तरीके से। ठीक, यहां से क्या हो रहा है, इस वायर के थ्रू कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है ना, आगे की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। तो जब हमने देखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो पहले ये सपोज करो इससे कोलाइड कर गया, तो जब ये इससे कोलाइड करेगा तो ये क्या करेगा, ये इधर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, यानी अपनी डायरेक्शन को ये चेंज करेगा। लेकिन हमें पता था क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ अप्लाई है तो ये क्या करेगी, ये इसको इलेक्ट्रॉन को टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ ये क्या कर देगी, इसे मूव कराने की कोशिश करती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब ये जो कॉलिजन हुआ है किसका, इलेक्ट्रॉन का, ये कॉलिजन ही क्या कहलाता है, दिस कॉलिजन इज नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे सिंपल हमने 10th तक क्या पढ़ा है, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो क्यों होगा, क्योंकि अगर इसका कॉलिजन होता रहेगा तो ये अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा, अगर यही फ्लो नहीं कर रहा है तो अच्छे से करंट भी हमारा क्या है, प्रोड्यूस नहीं होगा, इसलिए हमने इसको बोला है ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, अब हमें याद क्या रखना है, मेन हमें इसका याद रखना है कि ह्यूमन स्किन के लिए अगर वेट स्किन है तो वेट स्किन के लिए जो रेजिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा, 1500 ओम, और अगर हमारे पास ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन के लिए रहेगा 10⁵ ओम। ठीक है, तुम लोगों को अब क्या करना है कि तुम लोगों को ये करना है कि एट 220 वोल्ट पर तुम्हें करंट की वैल्यू फाइंड करनी है इन मिली एम्पियर इसके लिए, और करंट की वैल्यू फाइंड करनी है इसके लिए भी इन टर्म्स ऑफ मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये ना कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई ये वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक, तो ये तो एक इसका सिग्निफिकेंस हो गया कि भाई बेसिकली इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है क्या। अब हमें देखना क्या है कि हमें ना इसकी एक्चुअल में वैल्यू निकालनी है कि वैल्यू आर की जगह है क्या। ठीक, तो हमें अब वो डेरिवेशन फाइंड करना है, तो अब हम उसके लिए देखते हैं कि ये आर की जगह आएगा क्या। अब देखो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है कि हमारे पास ना मैक्रोस्कोपिक फॉर्म है, वो क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे V अपॉन में I। V क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अब हम लोगों को पता है कि जो I की वैल्यू होती है करंट, वो होता है NEAVD, ये हमारे पास क्या है, करंट की वैल्यू है। ठीक, और जो VD की वैल्यू है, VD की वैल्यू है हम लोगों के पास स्मॉल e कैपिटल E, और यहां पर आ गया हमारे पास क्या, ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम अपॉन में आ गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब देखो ये सारी चीजें आई कहां से, सभी की सभी जो वैल्यूज हैं ये सभी इसी डायग्राम से हैं। देखो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अगर हमें समझ में आता है तो आगे के सारे टॉपिक सभी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इस वायर की लेंथ क्या है, वायर की लेंथ है स्मॉल l। हमने क्या करा, यहाँ पर एक बैटरी लगाई जिसका पोटेंशियल क्या है V, इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई इस डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अगर इन तीनों के बीच में भी एक रिलेशन निकाला जाए तो वो रिलेशन कितना आएगा, वो रिलेशन आएगा V इज इक्वल टू E इंटू L। एक रिलेशन आ गया हमारे पास ये वाला सेक्शन। ठीक है, अब क्योंकि ये वायर है तो वायर का ये है क्रॉस सेक्शन, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा A। ठीक, तो अब देखो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ही मेन कॉन्सेप्ट है, वहीं से सारी चीजें हमने ड्राइव करके लेके भी आए हैं। ठीक, पहले ये चीज ड्राइव की थी, फिर हम लोगों ने क्या है, रिलेशन निकाला था, ये हम सेकंड चैप्टर से लेके आए हैं। तो अब हमें देखो कि हमें चाहिए क्या, हमें V चाहिए और हमें I की फॉर्म में ही सारे अपना इक्वेशन को हमें क्या करना है, इन तीनों को रीअरेंज करना है। तो हमने देखो क्या लिखा, हम इस इक्वेशन को लेते हैं, हमने लिखा कि I इज इक्वल टू NEA। VD की जगह देखो हम क्या लिख रहे हैं, VD की जगह ये वाला सेक्शन लिख दिया, तो ये लिखा स्मॉल e कैपिटल E टॉ अपॉन में लिखा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रह गया, ये रह गया E, तो हमने लिखा I इज इक्वल टू NE स्क्वायर, इसको और इसको लिया, ये लिखा A, ये लिखा टॉ, और ये लिख दिया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब E की जगह देखो, E की जगह हम यहां से लिख सकते हैं क्या, V अपॉन में L, तो ये लिख दिया V अपॉन L। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में देखो V भी है और I भी है, तो हमें V अपॉन I की फॉर्म में इसे रीअरेंज करना है। तो कैसे रीअरेंज करेंगे, ml तो चले गए ऊपर की तरफ, तो ये आ गए ml, नीचे आ गया NE स्क्वायर A टॉ, ये आ गया V और ये आ गया I।
ठीक है, तो ये एक फाइनल इक्वेशन होगी हमारे पास। ठीक है, इस इक्वेशन को मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक, इस इक्वेशन को मान लेते हैं सेकंड। तो अब हमने क्या लिखा, हम कर रहे हैं इक्वेट करो, इक्वेट इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। तो जब हम इसे इक्वेट करेंगे तो इक्वेट करने के बाद वी विल गेट, देखो v अपॉन आई की जगह वी कैन राइट r, तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, r इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंथ ऑफ कंडक्टर, n क्या है, n ध्यान से सुनना, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, n ये हो गया e स्क्वायर, ये हो गया वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया और ये हो गई लेंथ। तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखो ये सभी चीजें क्या है, ये सभी चीजें कांस्टेंट रहेंगी हमारे पास। ठीक है, तो n e स्क्वायर ये आ गया यहाँ पर, ये टॉप था रिलैक्सेशन टाइम, और ये रिलैक्सेशन टाइम भी क्या है, एवरेज। अब अगर ये सारी चीजें कांस्टेंट है तो ये वैल्यू भी क्या निकल के आएगी, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एक रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब इसमें भी अगर और चीजें ध्यान से देखें कि इसको और आगे फर्दर टॉपिक को कैसे बढ़ाया जाएगा, कि अगर हम देखें कि जो रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस देखो कि रेजिस्टेंस किस किस चीजों पर डिपेंड कर रहा है। रेजिस्टेंस हमारा जो डिपेंड करेगा, कि हमने देखो क्या लिखा, हमने लिखा कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब हमें ना फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये देखना है। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें, देखो तो ये तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ वायर कांस्टेंट है। ठीक है, ये जो वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ ये कांस्टेंट है। ठीक, यहां से हमारे पास क्या है, एरिया कांस्टेंट है। लेकिन अगर ये रिलैक्सेशन टाइम को देखो तो रिलैक्सेशन टाइम हमारा बढ़ भी सकता है और कम भी रह सकता है। ठीक, कैसे देखो, ये दोनों ये कभी एटम्स थे इस तरह से। ठीक, जब ये एटम है तो ये इलेक्ट्रॉन आया, यहां से इसमें स्टार्ट किया, तो एक कॉलिजन ये हो गया और एक कॉलिजन हो गया ये। तो ये जो है जितने टाइम पीरियड के लिए टकरा नहीं रहा है, तो उसको हम नॉर्मली बोल रहे हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, या हम ये बोले कि दो सक्सेसिव कॉलिजन होने के लिए जो भी टाइम लगा दैट इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, अब अगर इस फ्री इलेक्ट्रॉन की स्पीड को बढ़ा दिया जाए तो क्या इस रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू क्या हो सकती है, कम हो सकती है। ठीक है, क्योंकि भाई तेजी से आएगा तो कम समय लगेगा, कम समय लगेगा तो इसका मतलब क्या है, रिलैक्सेशन टाइम हो गया कम। तो इस इक्वेशन से देखो कि इस इक्वेशन से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को बढ़ा सकते हैं, ना तो बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं। वायर की जो लेंथ है वो कांस्टेंट कर दी है, एरिया वायर का कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट अब बचा ये वाली पहली टर्म। तो हमने लिखा कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। तो अगर हम लोग क्या करें कि अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर को बढ़ाने से देखो हमने लिखा कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। रिलैक्सेशन टाइम अगर कम हो गया तो वायर का रेजिस्टेंस क्या है, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पहली टर्म तो ये होगी। दूसरी क्या है, दूसरी है हम लोगों के पास क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अगर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की भी बात करें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या हो गया कि एक सर्टेन यूनिट में ऑफ वॉल्यूम, जो वॉल्यूम की एक सर्टेन यूनिट है उसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे पास अवेलेबल है। तो हमें ये चीज देखनी है। तो देखो अगर अब हम सेकंड चीज लिखें, सेकंड क्या है कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अगर क्या हो कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एक सेक्शन की कम भी हो सकती है। कम कैसे हो जाएगी, सपोज करो कि ये तीन सेक्शन हम लोगों ने लिए, एक सेक्शन वायर का ये है, एक सेक्शन वायर का ये है, एक सेक्शन वायर का ये है। तो यहाँ ना ये वाले इलेक्ट्रॉन्स है, ये इतने, ये इलेक्ट्रॉन्स है 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर इस पोर्शन का टेम्परेचर हमारा बढ़ा तो इस पोर्शन के टेम्परेचर की वजह से क्या होगा कि इनकी स्पीड बढ़ जाएगी। बढ़ने के बाद ये आ गए इधर की तरफ, तो यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, वो हो गई कम। तो अगर हम टेम्परेचर एक सेक्शन को देखें तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से क्या होगी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई कम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम हो गई तो रेजिस्टेंस क्या है वायर का, वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है किसके ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर। तो देखो ओवरऑल हो क्या रहा है, ओवरऑल ये हो रहा है कि वायर का जो रेजिस्टेंस है वो हमारा इंक्रीज करता हुआ जा रहा है। जब वो इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज करने के बाद हम देखो इक्वेशन को कैसे लिखेंगे वो हमें देखना है। तो अगर हम वायर की इक्वेशन को देखें कि यहां से जो रेजिस्टेंस की इक्वेशन है वो रेजिस्टेंस की इक्वेशन देखो किस तरीके से आएगी। तो जो फाइनल है वो फाइनल यही इक्वेशन हमें याद रखनी है कि ये तो हो गया हमारे पास किसी भी टेम्परेचर पर जो भी हमने टेम्परेचर बढ़ाया इज इक्वल टू ये आ गया R0 जो कि इनिशियल था
वायर का रेजिस्टेंस या ये रूम टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है, ये लिखा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी प्लस ये आ गया बीटा डेल्टा टी का स्क्वायर। ठीक है, ये जो डेल्टा टी है दिस इज चेंज इन टेम्परेचर, तो ये हमें ऐसे ही याद रखनी है चीजें। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर ये है हमारे पास क्या, ये हमने लिखा, या तो ये क्वेश्चन में रहेगा रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस या कोई एक सर्टेन वैल्यू दे सकता है, या ये किस पर है, ये है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, अल्फा और बीटा क्या है, ये हमारे रेजिस्टेंस कोफिशिएंट है। ठीक है, अब अगर हम ये मानते हैं कि इफ डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर क्या है, वेरी स्मॉल है, और हम हर बार इसको स्मॉल ही लेके चलते हैं, तो जो फाइनल इक्वेशन है वो हो जाएगी आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, और इससे हमारे एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वो हमें सॉल्व भी करने हैं। तो ये हो गया हमारे पास क्या, रेजिस्टेंस के बारे में अभी तक कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ा है। ठीक, तो फाइनल इक्वेशन ये है और यही इक्वेशन हमें अच्छे से याद भी रखनी है। ये ध्यान रखना है, ये चेंज इन टेम्परेचर है। चेंज इन टेम्परेचर मतलब कि जो फाइनल टेम्परेचर है उसमें से हमें इनिशियल टेम्परेचर को क्या करना है, हमें माइनस करना है। ठीक, अब इसके अलावा अगर हम और भी चीजें देखें कि रेजिस्टेंस पर किस किस चीजों का और इफेक्ट पड़ेगा, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वायर के रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं, तो एक सेक्शन हमारा वो भी बचता है अभी, जो हम 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। तो हमने लिखा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो हम लोग लिख रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर या वायर। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, तो कौन कौन से ये फैक्टर्स हैं जो कि उसके रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। तो देखो, फर्स्ट ध्यान रखना, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, कॉलिजन। तो सबसे पहले हमने लिखा लेंथ ऑफ वायर या लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, कभी ये ओरिजिनल शेप है किसकी, वायर की, यहां पर ये ना एटम्स बैठे हैं इस तरह से अरेंज होके। ठीक, तो कभी जब इलेक्ट्रॉन आया तो हम एक बार मान लेते हैं कि ऐसे जा रहा है, तो कितने कॉलिजन हो गए, 1 2 3 4 5, तो 5 कॉलिजन हुए इनिशियल कंडीशन में। जब हमने इस वायर की लेंथ को इंक्रीज कर दिया, तो इंक्रीज करने पर ये देखो, ये जितने भी एटम्स हैं ये सब कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गए इस तरह से अरेंज, क्योंकि भाई ये वाले इलेक्ट्रॉन भी इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे ना, ये वाले एटम्स ये इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो पहले जिस इलेक्ट्रॉन के 5 कॉलिजन हो रहे थे, अब कितने कॉलिजन पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलिजन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, कॉलिजन बढ़ गए। तो ध्यान से देखो कि इस वाले सेक्शन में क्या है, लेंथ तो बढ़ गई है लेकिन एरिया क्या हो गया है, कम, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस क्या है, वो ज्यादा हो रहा है। कॉलिजन को ही ध्यान से रखना है। ठीक है, अब इसकी लेंथ को कर दो कम, तो जब हमने इसकी लेंथ को कम कर दिया तो ध्यान से देखो, लेंथ तो हो गई कम, लेकिन यहां से जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो अब ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या है, फिर से रीअरेंज होंगे, तो रीअरेंज में इस बार ऐसे रीअरेंज होंगे। ठीक है, सारे स्क्वीज हो गए। तो अब कॉलिजन देखो, जो कॉलिजन कभी 5 थे अब वो कॉलिजन कितने हैं, वो कॉलिजन है 3। तो इसका मतलब कि अगर लेंथ को कम करेंगे, लेंथ को अगर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या है, कम हो जाएगा। लेंथ को अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या है, वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो रेजिस्टेंस है वायर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फर्स्ट हो गया कि अगर हम लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या है, वो हमारा बढ़ जाता है। सेकंड हम लोगों ने लिखा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर में क्या है कि अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या है, वो कम हो जाएगा। थर्ड लिखा हम लोगों ने क्या, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, कि जो कंडक्टर का जो टेम्परेचर है, तो कंडक्टर का टेम्परेचर देखो, अगर हम उसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या है, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि जो कॉलिजन है, कॉलिजन क्या होगा, और वो बहुत जल्दी जल्दी होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम। अब इसे समझो, क्या हुआ है कि ये सपोज करो जैसे 9 कॉलिजन को करने के लिए ना ये 9 मिनट्स ले रहा है। ठीक है, अपनी इसके पास एक एनर्जी, एक रफ्तार है। तो अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाए तो इसकी एनर्जी लेवल क्या है, बढ़ जाएगी। अगर एनर्जी लेवल बढ़ गई तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये बहुत जल्दी जल्दी अब स्ट्राइक करेगा। तो यानी कि जो इसका कॉलिजन का जो टाइम है, 2 सक्सेसिव कॉलिजन का, वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है। अगर वो डिक्रीज हो गया तो इसका मतलब क्या है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया। अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया तो इसका मतलब क्या है, उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया होगा। ठीक है, अब फोर्थ देखो, फोर्थ हमने लिखा नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब है कि जो वायर है, जो भी हमारे पास कंडक्टर है, वो किस मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है,
जैसे अगर हम एक वायर बनाए किसका, कॉपर का, और एक वायर बनाए हम लोग आयरन का, तो हम लोगों को पता है कि आयरन में जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो कुछ और है, कॉपर में जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो कुछ और है। और हमें ये भी पता है कि जो कॉपर का जो रेजिस्टेंस है वो कम है, वायर का रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा। तो ये रेजिस्टेंस जो है वो नेचर ऑफ मटेरियल पर भी हम लोगों का क्या है, डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहां से देखो और जो सारे सेक्शंस हैं, तो यहां से हम तो ये लिख सकते हैं ना कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यहां से लिख सकते हैं R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट, ये इक्वेशन क्या हो गई सेकंड। तो अगर ये फर्स्ट और सेकंड है तो हमने क्या लिखा, हम लोगों ने लिखा कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखो फर्स्ट और सेकंड से व्हाट वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं कि जो R है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल L बाई A। तो ये एक इक्वेशन बन गई। अब यहां से और ध्यान से देखो, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, रो। तो ये हो गया रो L बाई A। अब रो क्या होता है, रो है हम लोगों के पास क्या, रेजिस्टिविटी। अब ये हो गई रेजिस्टिविटी, ये है रेजिस्टेंस। तो ध्यान से सुनो, जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी होती है कि जो मटेरियल है, मटेरियल मतलब जिस मटेरियल का वायर बना है उसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टिविटी इस बात पर डिपेंड करेगी कि जो वायर में हम लोगों ने मटेरियल लिया है उसका नेचर कैसा है। क्या हमने वायर बनाने के लिए कॉपर का मटेरियल यूज किया है या हम वायर बनाने के लिए आयरन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मटेरियल की प्रॉपर्टी पर जो डिपेंड करता है वो है रेजिस्टिविटी। तो बेसिकली नेचर ऑफ मटेरियल को डिपेंड कर रहा है। ठीक है, वाइल जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस तीन चीजों पर डिपेंड करेगा। पहला कि नेचर ऑफ मटेरियल कैसा है, दूसरा लेंथ कैसी है कि उसको हम बना कैसे रहे हैं, लंबा बना रहे हैं, छोटा बना रहे हैं, थर्ड कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है। ठीक है, तो इन तीन चीजों पर हो गया। चौथा क्या है, फोर्थ वन इज जो हमारे पास क्या है, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये सारा का सारा रेजिस्टेंस के बारे में है। यही रेजिस्टेंस और सिग्निफिकेंस क्या है कि जो कॉलिजन है फ्री इलेक्ट्रॉन का एटम और आयन ऑफ द सेम कंडक्टर के साथ, उसी को क्या बोला गया है, रेजिस्टेंस। जितना ज्यादा कॉलिजन, ध्यान रखना कि जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन टकराएगा उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, रेजिस्टेंस होगा किसी भी वायर का। ठीक है, अब जब भी कॉलिजन होगा तो ये याद रखना कि जब भी जितना ज्यादा कॉलिजन होगा, जितना तेजी से कॉलिजन होगा उतनी ज्यादा क्या होती है, हीट भी लॉस होगी ही होगी। ये ध्यान रखना। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द रेजिस्टेंस।